पहले तो भाई सभी भाइयों को नमस्कार। और जैसा कि आप सबको पता है कि 2 मई को आपका एमटीएस का पेपर होगा और उस एमटीएस के पेपर के लिए आप लोग प्रिपेयर भी कर रहे होंगे। हमारे ऑफलाइन बैचेस में हम बहुत अच्छे से मेहनत भी करा रहे हैं और बच्चे आराम से सारी चीज़ों को करते भी जा रहे हैं। बट ऑनलाइन बैचेस के लिए हमने एक ये स्टार्टअप स्टार्ट किया है जिसमें हम आपको पहले, जब तक आपका एमटीएस का पेपर नहीं हो जाता, एक सेकेंड, जब तक आपका एमटीएस का पेपर नहीं हो जाता, आपका जो पेपर रहेगा वो 2 मई से 19 मई तक रहेगा। और 2 मई से पहले पहले ही हम क्या करेंगे, जितने भी प्रीवियस पेपर्स हैं, अभी जो 2022 में लेटेस्ट आए हैं एमटीएस के नॉन टेक्निकल स्टाफ के, हवलदार के, वो सारे सॉल्यूशन मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है। और उसके बाद हमारा जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है वो आपका 14 जुलाई से, कब से, 14 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। और इन एग्जाम्स के स्टार्ट होने के बाद हम एकदम से सीजीएल के क्वेश्चंस को, जो पीवाईक्यूज हैं, उनको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। जो आज मैं आपको कराऊंगा वो आज पेपर होगा आपका 5 जुलाई 2022 में, जो आपका मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर आया था। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 5 जुलाई 2022 की मॉर्निंग की शिफ्ट का पेपर। तो बेटा ये क्वेश्चन है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 30% आर गिवन व्हाइल सेलिंग एन आर्टिकल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस टू द सेलिंग प्राइस। सबसे पहले उसने बोला है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, कितने कितने परसेंट के, एक 20% का है और एक 30% का है। पहला डिस्काउंट उसने दिया 20% का और दूसरा डिस्काउंट उसने दिया 30% का। ठीक है। 20% का जो फ्रैक्शन बना वो बना 1/5 और 30% का जो फ्रैक्शन बना वो बना 3/10। ठीक है। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, हम एमपी और एसपी का रेशो निकाल सकते हैं। ठीक है। अब उसने डिस्काउंट दिया है तो आप क्या करेंगे, सक्सेसिव डिक्रीज का क्वेश्चन है। 5 अगर आपका एमपी है तो आपका एसपी हो जाएगा 4, और 10 अगर आपका एमपी है तो एसपी हो जाएगा 7। ठीक है। उसके बाद हम क्या है कि इसको क्रॉस करके काट सकते हैं, बट आप ऐसे नहीं काटोगे कि आप ऊपर से नीचे वर्टिकल में काट दो, हॉरिजॉन्टल में आप काट सकते हो। मैं यहां से काटूं तो 2, यहां से काटूं तो 5, 5 गुना 5 हो गया 25 और 7 गुना 2 14। ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 25 14। ठीक है। ये आपका रेशियो आएगा किसका, एमपी का और एसपी का। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ये सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, आपको ये एक्सप्रेशन सोल्व करना है। इस एक्सप्रेशन को सोल्व करने के लिए हमें बोर्ड मास की जरूरत होती है, ये आपने पढ़ भी रखा होगा। ठीक है। मैं इसको अलग से लिख लेता हूं, 25 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 11.5 प्लस 9.5। अब आप सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में जब आप सोल्व करेंगे तो जब 4 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 प्लस 11 और 9 20 और आधा 21। ठीक है। तो 25 माइनस 2 23, 23 और 21 कितना आ जाएगा, 44। तो आपका उत्तर जो आएगा, जो आंसर आएगा वो आएगा 44। समझ में आया। तो इसी तरीके से सिंपल सिंपल से आपके क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आएंगे भी नहीं। और एमटीएस में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, जितने पीवाईक्यूज हैं आप वो कर लीजिए। एसएससी का एक फिक्स पैटर्न होता है, वो क्या करता है, रिपीट, और रिपीट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसने बोला कि अ गॉट इज टाइड विद 10.5 मीटर लॉन्ग रॉप to one corner of a plot which is in the shape of an equilateral triangle each side of which is 16 मीटर long। तो ये बोल रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सबसे पहले तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके एक कोने पे ना एक बकरी बंधी हुई है। इसके एक कोने पे क्या बंधी हुई है, एक बकरी बंधी हुई है। किसी भी कोने पे आप ले सकते हैं, मैंने ले लिया कि यहाँ पे वो बकरी बंधी हुई है। ठीक है। और जो रस्सी है जिससे वो बंधी हुई है वो कितनी है, 10.5 मीटर लंबी। तो वो यहां से यहां तक आ गई होगी,
तो मैं मानता हूं कि यहाँ तक की लेंथ इसकी कितनी है 10.5 मीटर, तो यहाँ तक की लेंथ भी कितनी होगी 10.5 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक सेक्टर बना रही होगी, क्या बना रही है, एक सेक्टर बना रही है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल सारे कितने होते हैं 60 60 60 60 60 60, ठीक है। और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड दी है वो कितनी दी है, साइड दी है 16 मीटर की। तो अगर यहां से मैं साइड लिखूं तो वो कितने मीटर की है 16 मीटर की। और हमसे इसने पूछा क्या है, फाइंड द एरिया दैट द गोट कैन ग्रेज ऑन। तो ये पूछा है कि जो बकरी है वो कितने एरिया पे चरेगी, तो इस सेक्टर पे चरेगी या नहीं चरेगी बताओ। तो हमें इस सेक्टर का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो इस सेक्टर का जब आप एरिया निकालोगे तो कैसे निकालोगे, मैं आपको टाइम देता हूं, एक बार ट्राई कीजिए, 20 सेकंड है आपके पास। ट्राई कीजिए एक बार, 20 सेकंड है आपके पास। बीस सेकंड खत्म। तो क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्या बना रहा है, एक सेक्टर बना रहा है, और इस सेक्टर को अगर हम ढंग से बनाएं तो ये क्या बन गया, एक सर्कल बन गया। इस सर्कल से ये एक सर्कल का सेंटर है, तो इसका रेडियस कितना हो गया 10.5 सेंटीमीटर। और एक सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 60, तो 60 बटे 360, और पाई पाई 22 बटे 7, और आर कितना आएगा 10.5 मीटर इनटू में 10.5 बटे 10 और बटे 10। अब आप इसको काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 6, 7 से काटोगे तो 7 1 15, 3 से काटोगे तो 2, 3 से काटोगे 5, 2 से काटोगे तो 11, ठीक है। तो अब हमारे पास बच गया कितना 11, 5 और 105। 105 गुना में कितना आएगा 55, और 105 गुना में जब 55 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 57.75 मीटर स्क्वायर। तो जो बकरी है वो इतने एरिया में चरेगी। बात समझ में आई, ठीक है। सीधा सा क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़। अच्छा ये देखते हैं, इफ ए इज, ए कितना है 1300, बी कितना है 1450, और इसने बोला है कि B इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज मोर देन A, कि जो B है वो A से कितना ज्यादा है। पहली बात तो ये कितना ज्यादा है 150, और इसने पूछा है कि कितने परसेंट ज्यादा है किससे, A से, तो 150, और किससे ज्यादा है A से, तो A को रख लेंगे डिनोमिनेटर में और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए किसमें, परसेंटेज में। तो जब आप इसको काटोगे तो 13 एकम 13, एक की ऑप्शन एक, ठीक है। और फिर जब 2 आएगा तो 13 एकम 13, तो 11 पॉइंट वाला जो भी आंसर होगा, ऑप्शन होगा, वही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। ये ऐसे छोटे छोटे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं और बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, इनमें ज़्यादा आपको ट्रिक करने की कोई ज़रूरत है नहीं मेरे हिसाब से, और आप सिंपलेस्ट वे से इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छे से आराम से मस्त रहें और आराम से अपने क्वेश्चंस को सोल्व करें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A train running at the speed of 140 meter per second, 140 by 9 meter per second crosses a pole in 27 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। बेटा इस ट्रेन वाले क्वेश्चन का ना ऐसा तगड़ा जुगाड़ बताऊंगा जो आप कभी नहीं भूलेंगे, और कितने भी क्वेश्चन आ जाएं एक ही फॉर्मूला सारे ट्रेन्स के क्वेश्चन को खत्म कर देगा। देखिए फॉर्मूला है सीधा सा, लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन सेकंड इनटू में 18/5 रिलेटिव इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड, इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड। सीधा सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से ट्रेन का एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है।
और अब आपको मैं बताता हूं कि ये लेंथ ऑफ ट्रेन और सेकंड, इसका मतलब क्या है। देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। यहां पे देखिए, जो लेंथ ऑफ ट्रेन है वो क्या है, वो डिस्टेंस ही तो है, और डिस्टेंस अपॉन सेकंड क्या है, सेकंड इज टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम जब मैंने किया तो क्या निकाल रहा हूं मैं, स्पीड ही तो निकाल रहा हूं। स्पीड को इक्वल रख सकते हैं नहीं रख सकते, सिंपल सा रिलेशन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 140 by 9 मीटर पर सेकेंड क्रॉसेज अ पोल इन 27 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन का लेंथ बताना है, सीधा सा है, लेंथ जो हमें बताना है कितने सेकंड में क्रॉस करती है, 27 सेकंड में, ठीक है, इज इक्वल टू 140 बाई 9। 18/5 से गुना करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जो स्पीड है वो ऑलरेडी किस में दे रखी है, मीटर पर सेकंड में दे रखी है। अगर ये मीटर पर सेकंड में नहीं दी होती और किलोमीटर पर आवर में होती तो हम इसको किससे करते, 18/5 से गुना करते, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो काटोगे तो 9 तिया 27 और 14 तिया 42, तो जो लेंथ आएगी ट्रेन की निकल के वो कितनी आएगी, 420, कितनी आएगी, 420। तो आपका आंसर हो जाएगा 420 मीटर। कोई दिक्कत, ठीक है। मैं कह रहा हूं ना, बहुत आसान से सवाल आते हैं, आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं और वही सिंपल क्वेश्चन हमें करने हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। A boat takes 16 minutes and 24 minutes, 16 मिनट और 24 मिनट। 16 मिनट वो लेती है डाउनस्ट्रीम में और 24 मिनट वो लेती है अपस्ट्रीम में। 16 मिनट लेती है डाउनस्ट्रीम में और 24 मिनट लेती है अपस्ट्रीम में। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में उसका स्पीड कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें निकालना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। ये क्वेश्चन है, एक बार अच्छा क्वेश्चन है एमटीएस के लेवल से, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। मैं टाइम भरता हूँ 20 सेकंड का और टाइम स्टार्ट हो गया, करो एक बार। टाइम खत्म, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, 16 मिनट और 24 मिनट डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में ले रही है और स्पीड है बोट का कितना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात बताओ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब वो अपस्ट्रीम जाए या डाउनस्ट्रीम आए, डिस्टेंस तो बराबर ही कवर करेगी या नहीं करेगी, डिस्टेंस तो वो बराबर कवर करेगी या नहीं करेगी। हमें गिवन क्या है, टाइम गिवन है, ठीक है। तो टाइम को अगर बनाए तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, ठीक है। और टाइम हमें क्या है, गिवन है, टाइम हमें क्या है, गिवन है। देखो बेटा, एक चीज और बता देता हूं, अपस्ट्रीम में जो रिलेटिव स्पीड होती है वो होती है x माइनस वाई, और डाउनस्ट्रीम में जो रिलेटिव स्पीड होती है वो होती है x प्लस वाई, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि धारा के विपरीत अगर जाओगे तो x माइनस वाई मिलेगा और धारा के साथ अगर जाओगे तो x प्लस वाई आपको मिलेगा, ठीक है। उसका कारण क्या है, जब धारा के साथ जाओगे तो धारा की जो स्पीड है वो भी नाव की स्पीड से ऐड हो जाएगी, सीधी सी बात है, ज्यादा कंफ्यूजन इसमें कुछ है नहीं। मान लिया डिस्टेंस है d, ठीक है, और हमें टाइम दिया है 16 मिनट। वो 16 मिनट में क्या करता है, डाउनस्ट्रीम जाता है, कहाँ जाता है, डाउनस्ट्रीम जाता है। तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना है, x प्लस वाई, और इज इक्वल टू 16, और ये किलोमीटर में अगर मैं बनाऊंगा तो 16/60 हो जाएगा, एक चीज। दूसरा केस क्या है, अपस्ट्रीम का। अपस्ट्रीम में जो स्पीड बनेगा दैट इज x माइनस वाई, और टाइम कितना लेता है बेटा, 24 मिनट। और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 60 से तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये r में मिल जाएगा, ठीक है। यहां से हमें क्या है, x का वैल्यू गिवन है। आप चाहो तो x का वैल्यू सीधा भी लिख सकते हो, ठीक है। यहां से x का वैल्यू सीधा भी लिख सकते हो। x का वैल्यू आएगा कितना, 15 और
15। ठीक है, अगले स्टेप में जब जाएंगे तो डी का वैल्यू 16, 15 प्लस वाई बटे 60, और यहां से डी का वैल्यू आएगा 24, 15 माइनस वाई बटे 60। और ये भी डी का वैल्यू है इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 2 में भी किसका वैल्यू है, डी का वैल्यू है। तो हम इस डी के वैल्यू को इक्वल कर सकते हैं, चलो इक्वल कर लेते हैं। 16 15 प्लस वाई अपॉन 60 इज इक्वल टू 24, 15 माइनस वाई अपॉन 60। 60 से 60 कैंसिल, 8 से काटोगे तो 2, 8 से काटोगे तो 3। ठीक है, अब यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 30 प्लस 2y इज इक्वल टू 45 माइनस 3y। ठीक है, अब थोड़ी जगह चाहिए कि मैं इसको ऊपर करता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 45 माइनस 30 मतलब 15, और जब काटोगे इसको तो y का वैल्यू आ गया आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका जो जवाब है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ना ही कोई ट्रिक बता रहा हूँ और ना ही पेपर में कोई ट्रिक काम आती है। जो भी ट्रिक के भरोसे पे पेपर में जाएगा ना तो वो वहाँ बैठा ही रहेगा। कितनी ट्रिक याद करोगे यार, सबसे बढ़िया है आप बेसिक से क्वेश्चंस को बनाओ, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। The population of a city in the year 2020 was 2 लाख। 2020 में एक सिटी है, उसका जनसंख्या कितना था, 2 लाख। फिर क्या हुआ, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज 8% पर एनम, और हर साल वो 8% से बढ़ती है। ठीक है, वेरी गुड। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ दैट सिटी इन द ईयर 2020। देखो 2022 का डाटा गिवन है और हमसे पूछा क्या है कि 2 साल बाद मतलब 2022 में वो जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो जाएगी। ठीक है, हर साल कितना बढ़ रहा है, 8% से बढ़ रहा है। तो मैंने मान लिया कि ये मेरा इनिशियल पॉपुलेशन है और ये मेरा फाइनल पॉपुलेशन है। ये मेरा इनिशियल पॉपुलेशन और वो मेरा फाइनल पॉपुलेशन। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ईयर और ये आपका सेकेंड ईयर, या 2021 और 2022 के एंड में 8% से बढ़ रहा है। बेटा अगर 8% का यहाँ से ऊपर बताता हूँ, 8% का हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4 दूनी 8 और 25, मतलब 25 से बढ़ के कितना हो रहा है, 27। दूसरे साल में भी 25 से बढ़ के कितना बन गया, 27। 25 का स्क्वायर 625, 27 का स्क्वायर 729। ठीक है, अब उसने हमसे पूछा क्या, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ दैट सिटी इन द ईयर 2022। अच्छा, तो एक बात बताओ, उसने हमें इनिशियल पॉपुलेशन दी है 2 लाख, तो 625 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 लाख में कितना जीरो आएंगी, 5 जीरो। ठीक है, और अब 625 यूनिट्स की वैल्यू है 2 लाख, तो अब आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे, 25 से काटोगे तो 25, 25 से इसको काटोगे तो 8000। ठीक है, 25 से फिर काटोगे तो कितना आएगा, 25 तिया 75, 50, 320, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 320। और अब हमें 729 की वैल्यू निकालनी है, तो कितना, 729 को भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 320 से। देखो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, और यहाँ ऑप्शन में पीछे एक ही ऑप्शन है जिसके पीछे 8 है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सक्सेसिव इंक्रीज का क्वेश्चन था, आराम से आप कर सकते थे, कोई भी दिक्कत नहीं थी। डाटा जो गिवन है वो सिंपल सा डाटा गिवन है कि 2020 में जो पॉपुलेशन थी वो 2 लाख थी और 8% से वो पॉपुलेशन क्या है, बढ़ती जा रही है। मेरी बात समझ में आई? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। और जितने भी हमारे ऑफलाइन के बच्चे हैं, ये सबसे पहले आपके लिए है। ठीक है, और अच्छे से मेहनत करो। आप लोग वैसे भी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, मुझे पता है, और मैं बिल्कुल वेट में हूँ कि कब आप मुझे अपनी जॉब की गुड न्यूज़ देंगे। और अभी हमारे सभी ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़ते जाएंगे, उनके लिए ये स्टार्टअप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। If the height and the radius of the base of a cone are both doubled, the volume of the cone becomes dash of its previous volume. इसने क्या बोला है कि एक कोन है,
ठीक है, उसका हाइट और उसका रेडियस दोनों को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया। अच्छा, और वॉल्यूम के बारे में बात करता है, तो सबसे पहले बेटा जो वॉल्यूम होता है एक कोन का वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर मैं रेडियस की बात करूं तो 2 बार रेडियस और 1 बार हाइट होता है। ये मैंने मान लिया दिस इज माय इनिशियल वॉल्यूम, ये मेरा इनिशियल वॉल्यूम है। और इसके बाद बढ़ने के बाद हमें क्या मिला, फाइनल वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, अब उसने कहा क्या है कि उसको डबल कर दिया, क्या कर दिया, रेडियस को भी डबल कर दिया और हाइट को भी डबल कर दिया। तो मैं मान सकता हूं कि पहले जो रेडियस था वो 1 था, रेडियस 1, हाइट भी कितना 1, उसके बाद क्या कर दिया डबल, तो 1 से बढ़ के कितना बना दिया 2, यहाँ पे भी कितना बना दिया 2, और ये भी 2। अब जब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो अब जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 1, और 2 का क्यूब कितना होता है 8। पहले जो वॉल्यूम था वो 1 और अब जो फाइनल वॉल्यूम आया वो 8, इसका मतलब 8 गुना हो गया। ठीक है, तो आंसर आया 8 टाइम्स। बात समझ में आई, सीधा सा फंडा है, ज्यादा कोई मुश्किल है नहीं। उसने साफ साफ एक चीज बोली कि हाइट और रेडियस को क्या कर दिया, दोनों को डबल कर दिया सबसे पहले। और उसने पूछा क्या कि वॉल्यूम कितने टाइम हो जाएगा, तो पहले आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो रेडियस 1 और हाइट भी 1, और बोला डबल कर दिया तो 2 2 2, और 2 का क्यूब क्या होता है 8, और 1 का क्यूब रहेगा 1, तो 1 वॉल्यूम था पहले और अब कितना हो गया 8। बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं और उसी हिसाब से आपको करते जाना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़े। ठीक है, तो आपके एमटीएस में ना ऐसे 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये क्वेश्चन होते हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन। ठीक है, और ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन ना बेटा एक बात ध्यान रखना, सिंपल जब आप अपना प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तो इनको आप प्रैक्टिस में ही सोल्व करेंगे तो आराम से हो जाएंगे। इनके लिए कोई आपको स्पेशल पढ़ने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल सा जो मैथ होता है ना 5वीं का 6ठी का सिंपल मैथ आता है, कोई ज़्यादा मुश्किल मैथ नहीं है ये। ठीक है, इसको हम अलग से लिख लेते हैं। 5/9 ऑफ की जगह मैं लगा रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन 11/14, और फिर उसने बोला 42%, 42% को ऐसे लिख लो, और उसने गुना किया 540। अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह बेटा x ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर कर दिया और -45। वेरी गुड। इसको अब सोल्व करते हैं। जो भी काटापीटी हो रही है ना काट दो। ठीक है, 0 से 0 काट दिया, 14 तिया 42, 3 से काटा 3, 9 कट गया। ठीक है, 3 से काटो 18 आ गया। अब नीचे कुछ बचा, हाँ बचा। ठीक है, 5 से काटो 2, 2 से काटो 9, यहाँ बेटा बना आपका 11 और 9, तो 99 आ गया। इधर ये 45 जो है इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये बना आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, और देखो ये 100 से कितना कम है, 1 कम है, तो ये 100 हो जाएगा, इधर से 1 ले लेगा तो बनेगा 144। और ये वाला जो एक्स स्क्वायर है इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा। और आपको पता है 144 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है 12 का। ठीक है, तो x का वैल्यू बेटा आ गया आपका 12। तो इस सवाल का जो उत्तर है या आंसर है दैट इज 12। बात समझ में आई। मैं कह रहा हूं ना आपको, आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा होना चाहिए कि आप प्रैक्टिस करेंगे ना कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। डिपेंड मत रहे ट्रिक्स पे या फालतू की चीजें पढ़ने पे, ओनली PYQs पे फोकस करना है, और वही ये सीरीज है, ये सीरीज आपके लिए ही है। आगे बढ़ते हैं। A cube has sides that 4 सेंटीमीटर each। एक क्यूब है बेटा और उसकी साइड क्या है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड एंड द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड इज 2:3:4। और हमें एक क्यूबॉइड भी दे रखा है और उसकी डायमेंशन है। फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एंड दैट ऑफ द क्यूबॉइड। सबसे पहली बात उसने बोली है पॉजिटिव डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो और वॉल्यूम का डिफरेंस निकालना है, तो बेटा सबसे पहले देखते हैं वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है एल क्यूब। ये तो हो गया किसका वॉल्यूम, आपका क्यूब का। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो होता है वॉल्यूम वो होता है LBH। ठीक है, तो दोनों का वॉल्यूम निकालते हैं और साफ साफ उनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, जो डिफरेंस होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें क्यूब का डायमेंशन उसने दिया कितना है क्यूब का डायमेंशन दिया है उसने 4 इंटू 4 इंटू, और बेटा 4 का क्यूब कितना बनेगा 64 सेंटीमीटर क्यूब बन गया। ठीक है, अब हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लेते हैं।
और क्यूबॉइड का जब वॉल्यूम उसने हमें डायमेंशन दे रखा है 2 गुना में 3 गुना में 4, 4 तिया 12 दूनी 24, तो ये बेटा आ गया आपका 24 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और उसने बोला कि इन दोनों का एक पॉजिटिव डिफरेंस निकालो, तो 64 माइनस 24 कितना होगा बेटा 40 सेंटीमीटर क्यूब, और यही आपका आंसर है। तो आपका जो आंसर है दैट इज 40 सेंटीमीटर क्यूब। मैं कह रहा हूं आपको फिर से, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं भाई, इतना दुखी होना ही नहीं है जितना आप लोग दुखी हुए रहते हो। आराम से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, और अपनी तैयारी को एक राइट डायरेक्शन में लेके जाओ, आराम से हो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही आम लड़के और लड़कियां ही पेपर को क्रैक करते हैं, आप जैसे ही। A man bought a chair for 580 at what price should he sell the chair so as to gain 25%? वो कह रहा है कि उसने ना एक कुर्सी खरीदी है 580 रुपए में, ठीक है, और कह रहा है कि कितने में वो बेचे कि उसको 25% का लाभ हो। ठीक है जी, तो उसका सीपी कितना है 580 रुपए, ठीक है, और उसको बेचनी कितने पे है 25% प्रॉफिट पे बेचनी है, और एसपी निकालना है। अगर ये उसको 25% प्रॉफिट पे बेचनी है तो मैं इसको 125/100 कर सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। काटो, 0 से 0 काटी, 5 से काटो 25, 5 से काटो 2, 2 से काटो 29, और 29 गुना 25, 25 का स्क्वायर कितना हुआ। देखो इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, अब ये 29 25 के पास है, 25 का स्क्वायर आप करोगे तो आपको मिलेगा 625, बट इसमें क्या रहा 25 और 4, मतलब 25 को अगर 4 गुना और कर दो तो मुझे 100 मिलेगा, और 625 प्लस 100 कितना बना 725। तो आपका जो आंसर है वो 725। कुल मिला के 725 रुपए पे अगर वो इस चेयर को बेच देगा तो उसे 25% का लाभ होगा। कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगी मैं आपको दोबारा से वो क्वेश्चन करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आगे बढ़े। अब बोल रहा है द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स arranged in a row is 309. The average of first two of these numbers is 431, and the average of the last of these two numbers is 231.5. What is the value of the number at the center of the row? सबसे पहली बात तो बेटा ये बोल रहा है कि ना 5 नंबर है और उनका एवरेज कितना है 309। ठीक है जी, तो मैंने मान लिया A, B, C, D और E का एवरेज जो है वो है 309, और अगर मैं यहां से इनका एवरेज है और अगर मैं इनका टोटल निकालूं तो इस 5 को मैं उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे टोटल मिल जाएगा। ठीक है, मुझे क्या मिल जाएगा टोटल मिल जाएगा। तो टोटल जब आप करोगे तो आपको कितना मिलेगा, एक सेकेंड, कितना मिलेगा 45, 1545, कितना मिलेगा 1545। ठीक है, उसमें बोला कि पहले 2 नंबर का, मतलब इन पहले 2 नंबर का एवरेज कितना है 431, तो इन दोनों नंबर का टोटल निकाल सकता हूं अगर मैं इन दोनों नंबर को गुना 2 कर दूं, तो 31 दूनी 62 और 4 दूनी 8, तो मतलब 862। फिर बोला कि एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर, मतलब इन 2 नंबर का, इन 2 नंबर का एवरेज उसने बोला 231.5। अगर इसको भी गुना 2 कर दूं तो कितना आएगा, यहां से आ जाएगा 462 और आधा आधा 1, कितना मिलेगा 463। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 463। इसको ऐड करोगे 3 और 2 5, 6 और 6 12, 8 4 12 और 1 13। ठीक है, अब बेटा ये 2 नंबर और ये 2 नंबर, इन दोनों नंबर का टोटल आ गया, और ये पहले 5 नंबर का टोटल है। अगर इस टोटल को मैं इसमें से घटा दूं तो मेरे पास C की वैल्यू आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। तो C की वैल्यू लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1545 माइनस 1325, 1545 माइनस 1325, और ये जो वैल्यू आएगी वो आ रही है 220। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो बनेगा 220। इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अब बताओ इनमें क्या ट्रिक यूज करें, कुछ भी नहीं, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि बेटा एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शन निकालना है हमें। ये आपके सामने कुछ फ्रैक्शन दे रखे हैं, मैं आपको एक बहुत अच्छा सा रूल बताऊंगा। ये है बेटा 2/5, ये है 3/7 और ये है 4/3।
नो। जब क्वेश्चन में आ जाए ना कि एलसीएम बताओ, क्या बताओ, एलसीएम बताओ, जब क्वेश्चन में आ जाए कि आप एलसीएम बताओ, तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर का एलसीएम ले लोगे। न्यूमरेटर का क्या लोगे आप, एलसीएम ले लोगे, सिंपल बात, ठीक है। और बच गया क्या, डिनोमिनेटर। उस डिनोमिनेटर का आप एचसीएफ ले लोगे, डिनोमिनेटर का आप एचसीएफ ले लोगे, ठीक है। ये तो है एलसीएम के क्वेश्चन में। अगर आपका एचसीएफ का क्वेश्चन आ जाए, अगर आपका ऐसे ही फ्रैक्शन में बोले आपको कि आप एचसीएफ निकालो, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, न्यूमरेटर का तो आप लोगे एचसीएफ, और उसी में एलसीएम लोगे आप डिनोमिनेटर का, ठीक है बेटा। और मैं आपको अब बड़ी सिंपल भाषा में बताता हूं कि क्या करते हैं। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपको एलसीएम बोला है तो ऊपर वालों का मतलब न्यूमरेटर का क्या करोगे आप, एलसीएम ले लेना, और बचे क्या डिनोमिनेटर, उनका एचसीएफ ले लेना। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4 3 12, कितना आएगा 12। 2 3 4 का एलसीएम आएगा 12, और 5 7 9 का एचसीएफ कितना आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आया 12/1 मतलब 12। तो इसका आंसर कितना हो गया बेटा, 12। कोई दिक्कत कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को बता देना। बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन आए हैं और बहुत नॉर्मल ही आते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। P can do half of a work in 10 days. Q can do 1/5 of the same work in 4 days. In how many days can both finish the work working together? कह रहा है कि P किसी आधे काम को 10 दिन में करता है। अच्छा देखो P के बारे में बात करते हैं। P आधा काम करता है कितने दिन में, 10 दिन में। अच्छा फ्रैक्शन में जो पूरा वैल्यू होता है ना बेटा, वो होता है 1 कंप्लीट वैल्यू, और यही वैल्यू अगर आप परसेंटेज में लेके जाओगे तो वो हो जाती है 100%। अब किसी बच्चे को ना समझ में आए कि 1 क्यों लिया, तो 100% का अगर फ्रैक्शन बनाओगे तो कितना आएगा 100/100, और वो फ्रैक्शन बन के कितना बन जाएगा 1। इसका मतलब क्या हुआ कि परसेंटेज में कोई वैल्यू ली तो 100% होती है और वो कंप्लीट होती है, ठीक है। और उसी का अगर मैं फ्रैक्शन बना दूं तो वो 1 हो जाती है। अब P यहाँ पे आधा काम कर रहा है कितने में, 10 दिन में, तो वो एक काम मतलब पूरा काम कितने में करेगा, 10 गुना में 2/1 मतलब 20 डेज। ये मैंने एक आपकी समझ के लिए लिखा है भाई, ठीक है, ताकि आपको ये पता रहे कि उधर जाके क्या हुआ, ये पलट गया, ठीक है। और अब Q पे बात करते हैं। Q 1/5 काम कितने दिन में करता है बेटा, 4 में, तो 1 मतलब पूरा काम कितने में कर देगा, 4 गुना 5, 1/5 काम, 1/2 काम, ठीक है, कितने दिन में कर देगा, 20 दिन में। ये भी 20 दिन में कर देता है। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे टोटल वर्क आ जाएगा कितना, 20। ये एक दिन में एक काम करता है और ये भी एक दिन में एक काम करता है। उसने बोला कि दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, तो आप यहां से देख सकते हो कि टोटल काम करना है 20 और दोनों एक एक काम करते हैं, तो 2 से कैंसिल करोगे तो आंसर आ जाएगा 10 डेज मतलब 10 दिन, ठीक है, 10 दिन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा 10 दिन। बताओ इससे सिंपल क्वेश्चन क्या आएंगे भाई। लो एक और क्वेश्चन एसएससी ने डिजाइन किया आपके लिए, कितना सिंपल क्वेश्चन है, बताओ इसमें करें भी क्या। उसने बोला इफ द कॉस्ट ऑफ 10 बुक्स इज 250 एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 बुक्स। अरे भाई देखो, आप सीपी ऑफ 1 बुक कैसे निकाल सकते हो, सीधा सा है, 250 से अगर मैं इस 10 को डिवाइड कर दूं तो मुझे एक किताब का क्या मिल जाएगा, सीपी। और मुझे निकालना कितनी किताबों का है, 15 किताबों को। मल्टीप्लाई कर दो इससे, इसको काटो, 25 गुना 15, 25 को 10 से गुना करोगे तो आपको 250 मिलेगा, और 25 को फिर 5 से गुना करोगे तो आपको 125 मिलेगा, और 250 और 125 कितना बन जाएगा, 375 रुपए, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 375। बताओ ये फ्री के नंबर है, ये फ्री के नंबर भी अगर नहीं आएंगे तो क्या फायदा। देखो एक बार, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं। उसने कहा कि 5 टर्म्स का जो एवरेज है वो कितना है, 40। 5 टर्म्स का जो एवरेज है वो कितना है, 40। तो हम 40 को बेस ले लेते हैं। हमारी पहली टर्म है 50, दूसरी टर्म है 52, तीसरी टर्म है 35,
और चौथी टर्म है 46। तो मैं पहली टर्म पांचवी जो टर्म है मैं उसको 40 ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो सबको जोड़ के कितना बनाना है, एवरेज 40 बनाना है। ठीक है, अब ये बात देखो कि ये 40 से कितना ज्यादा है, 40 से ज्यादा है 10, तो मैं 10 माइनस कर दूंगा तो 40 बन जाएगा। ये कितना ज्यादा है 12, मैं अगर 12 माइनस कर दूं तो 40 बन जाएगा। अब ये है 35, मतलब 40 से 5 कम, अगर मैं इसमें 5 जोड़ दूं तो ये मुझे कितना मिलेगा, 40 बन जाएगा। अब इस पे बढ़ते हैं, ये 40 से कितना ज्यादा है 6, अगर मैं 6 माइनस कर दूं तो मुझे 40 मिल जाएगा। ठीक है, माइनस वाले ऐड कर लो, प्लस वाले ऐड कर लो, सिंपल सा बात है। ठीक है, 10 और 12 22 और 6 28, 28 हो गए माइनस के, इधर लिख लेते हैं। और यहां से 45 हो गए कितने, प्लस के, और 45 माइनस 28 आपको मिला कितना, 17। तो 17 इस क्वेश्चन का आंसर है। बताओ क्या करना था, 40 को बेस ले लो, क्योंकि उसने मांगा क्या है, एवरेज आपसे 40 का ही मांगा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा आपको सोचने पे मजबूर कर सकता है। ठीक है, द एवरेज ऑफ 21 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 53। बेटा कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, वो लगातार नंबर होते हैं। ठीक है, वो कितने हैं संख्या में, 21 कॉन्जिक्यूटिव है। ठीक है, और उनका जो एवरेज है वो 53 है, मतलब 53 है। और आपसे उसने पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज 21 नंबर्स। तो इन 21 नंबर्स में से, इन 21 नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है वो आपको बताना है। अब बात समझना, अभी एक सेकंड के लिए ना इसको भूल जाते हैं कि ये 21 नंबर है। मैं आपको एक छोटा सा एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने मान लिया कि मेरे पास 3 नंबर है, 1 2 और 3। ठीक है, मैंने इनको जोड़ा, 1 प्लस 2 प्लस 3, और मैं इनका एवरेज निकालना चाह रहा हूँ। नंबर कितने हैं 3, एवरेज निकालने के लिए मैं भाग भी कितने से करूँगा, 3 से। ठीक है, 3 तो 5 और 1 6, और 3 से अगर आपने डिवाइड किया तो एवरेज आया कितना, 2। और इसका मिडल नंबर भी कितना है, 2। एक दूसरा सीरीज ले लेते हैं। ठीक है, ऑड सीरीज है ये, ऑड नंबर्स की, 5 6 7 8 और 9। इस हिसाब से आपका जो एवरेज आना चाहिए, अब बीच वाला नंबर आना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं इसमें ऐड करूं 2 तो मुझे क्या मिलेगा, 9, और इधर से माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, क्योंकि मैं 2 कदम आगे जाऊंगा तो मुझे एक एक जोड़ता जाऊंगा। ठीक है, और यहाँ से 2 कदम पीछे जाऊंगा तो एक एक माइनस करता जाऊंगा। अगर आपको इसको देखना है तो आप कर भी सकते हैं, क्या, 5 और 6 11 और 7 18 और 8 26 और 9 35, और टोटल नंबर कितने हैं बेटा, 2 3 और 2 5। करो, नंबर कितना आया, 7। नंबर कितना आ गया, 7। तो फिर से वही आया कि ऑड सीरीज की अगर कॉन्जिक्यूटिव सीरीज है, ऑड नंबर की अगर कॉन्जिक्यूटिव सीरीज है, तो उसमें आपका जो बीच वाला नंबर होता है, जो बीच वाला नंबर होता है वही क्या होता है, उस सीरीज का एवरेज होता है। यही बात यहाँ तक समझ में आई। अब इस सीरीज पे एक बार हम चलते हैं, इस सीरीज में देखते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, इसने बोला कि 21 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं और जिनका एवरेज कितना है, 53। नंबर कितने हैं, 21। यहां से देखो 53 उनका क्या है, एवरेज। इसका मतलब क्या है कि ये जो 53 है ये बीच वाला नंबर होगा या नहीं होगा, इसके इधर भी 10 नंबर होंगे और इसके इधर भी 10 नंबर होंगे। और अब जब कॉन्जिक्यूटिव जाओगे तो सबसे बड़ा नंबर 53 प्लस 10 मतलब 63 होगा, और 53 माइनस 10 सबसे छोटा नंबर कितना होगा, 43 होगा। और उसने पूछा क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज 21 नंबर्स, और स्मॉलेस्ट नंबर कितना हुआ, 43। तो 43 ही हमारे इस सवाल का आंसर है। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें आपको नहीं पता होता मान लो, तो आप छोटी संख्या ले लो, आप एक खुद से कॉन्जिक्यूटिव सीरीज ले लो, उसका एवरेज निकाल के देख लो, फिर दूसरी कॉन्जिक्यूटिव सीरीज ले लो, उसका एवरेज निकाल के देख लो, फिर उसी कंसेप्ट को इसमें अप्लाई करके देख लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बेटा ये सीरीज जो है वो आप लोगों के लिए स्टार्ट की गई है, और ये प्रॉपर सीरीज है एमटीएस के बच्चों के लिए। ठीक है, जिनका अभी 5 मई को एग्जाम है। ठीक है, और उसके बाद ये जब एमटीएस के पेपर हो जाएंगे तो हम सीजीएल का सीरीज लेके आएंगे, और उसमें सीजीएल के सारे प्रीवियस क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, और ये चैनल आप सबका चैनल है और इसको खूब प्यार देते रहिए। ऑफलाइन में आप लोगों ने हमें खूब प्यार दिया है, ट्री कैंपस को आपने इतना प्यार दिया, और इसी तरह ट्री कैंपस को बढ़ाते रहिए। आपके लिए अच्छे से अच्छे मेथड, अच्छे से अच्छे तरीके लाते रहेंगे। और तब तक के लिए गुड बाय और गॉड ब्लेस यू।